सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूड ऑयल के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज लास्ट वीक यूएस ने कुछ सैंक्शंस और ज़्यादा सैंक्शंस लाए हैं ईरान पे। ये फोर्थ राउंड ऑफ सैंक्शंस है सिंस फेब्रुअरी। और अभी जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स है अराउंड 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, फेब्रुअरी मंथ के जो नंबर्स हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू 1 मिलियन बैरल्स पर डे। ये रीजन है ड्यू टू सैंक्शंस। तो यूएस ने ये सैंक्शंस उनको लगाए और यूएस का एक एम है कि ईरान के जो ओवरऑल ऑयल एक्सपोर्ट्स रहेंगे वो कंप्लीटली जीरो हो जाए। ये उनका एक एम है। आई थिंक इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन लगता है जो न्यूक्लियर डील वो करना चाहते हैं, जो पहले मिस्टर ओबामा ने की थी, बाद में मिस्टर ट्रम्प ने वो बंद कर दी थी। उसके बाद वो हो नहीं पाई, डिस्कशंस वगैरह हो रहे थे। नाउ मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू डू इट बट ऑन हिज टर्म्स। अब वही चीज करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो यही वो रीजंस है कि जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है लास्ट वीक वो बढ़ गए। एंड करेंटली ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग एट $72.16 पर बैरल। सो वीकली गेन कितना था? 2.24% का था। अगर नाइमेक्स क्रूड की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो अप। एंड नाइमेक्स क्रूड की जो प्राइस चल रही है वो है $68.28 पर बैरल। और यहाँ पे भी वीकली गेन अराउंड 1.64% का रहा है। ये कुछ कम था कि उसके ऊपर अब ओपेक प्लस के आउटपुट कट्स भी नजर आ रहे हैं। सो अराउंड 1.89 टू 4.35 लैक्स बैरल पर डे per month they are going to cut, and it will continue until June 2026. सो आई थिंक ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, which is in a way negative for इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि वो एक चीज है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स का बिल बढ़ना ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज जो है वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड मार्केट के एंगल से, वो है चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की बातें चल रही है, रिलायंस जियो की। अभी जो चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन है अराउंड $20 पर मंथ, ये डिक्रीज हो सकता है। मतलब और यहाँ पे एक रिलायंस जो है गुजरात में 3 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर बनाना चाहता है। और वहां से ये सारी चीजें होस्ट हो सकती है, जो लोकली होस्ट करने की बातें चल रही है डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी डिस्कशंस यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली एपीआईज, चैट जीपीटी के एपीआईज वगैरह यूज करके रिलायंस जियो विल कैन गिव सब्सक्रिप्शंस। ऑलरेडी चैट जीपीटी के लिए इंडियन मार्केट जो है वो थर्ड बिगेस्ट मार्केट बन चुका है। सो डेफिनेटली डिमांड काफी ज्यादा है। और आने वाले समय में आई थिंक ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा, बिलीव मी, कोई भी सेक्टर नहीं होगा जिसमें चैट जीपीटी का यूसेज नहीं होगा। आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो, आप आईटी सेक्टर की बात कर लो, आप हमारे इक्विटी रिसर्च के सेक्टर्स की बातें कर लो। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फेनोमिनली यूज्ड। और जो हार्ड वर्क है उसके साथ अगर ये स्मार्ट टूल्स यूज किए जाएंगे तो आई थिंक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आई थिंक ये बहुत जबरदस्त एफिशिएंसी बढ़ा सकता है ये टूल। A lot of people are suggesting that कि चैट जीपीटी एआई जब आएगा तो बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई थिंक 90s में भी जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को ऐसा ही लगा था कि बहुत सारे जॉब्स कम हो जाएंगे, बट आई थिंक कंप्यूटर्स इंक्रीज द जॉब पॉसिबिलिटीज। तो वही चीज शायद आने वाले समय में ओपन एआई कर सकता है, ऐसा लग रहा है। वी विल वर्क एट डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल ऑल टुगेदर आने वाले 10 15 20 25 सालों में। आई थिंक दैट इज, मतलब एक नई पॉसिबिलिटीज ये ह्यूमन रेस जो है दे विल ट्राई एंड अचीव थ्रू दीज काइंड ऑफ टूल्स, ऐसा अभी तो लग रहा है। सो आई थिंक इट्स, मतलब आई अंडरस्टैंड कि इनसिक्योरिटी वगैरह आती है, दोज हु आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, तो डेफिनेटली वहां पे इनसिक्योरिटी आ सकती है। बट इफ यू आर रेडी टू यूटिलाइज दिस, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एंड दैट्स व्हाई ये जो पार्टनरशिप होने वाली है रिलायंस और ओपन एआई के बीच में, इवन फेसबुक इज ऑल्सो कमिंग इन विद पार्टनरशिप्स विद रिलायंस जियो। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड। एक तो अफोर्डेबल होगा वो,
बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा ऐसा अभी तो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट अमाउंट कितनी होगी पर मंथ की वो देखने जैसा होगा, बट आई थिंक इफ यू कैन यूज दीज टूल्स स्मार्टली, एफिशिएंसी इंक्रीज होके मतलब इट इज वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ मनी विद दीज काइंड ऑफ टूल्स। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हाउसिंग मार्केट के बारे में बात करेंगे। सो Q1 FY25 वर्सेस Q1 FY24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हाउसिंग मार्केट जो है वो डिक्लाइन हो गया है। सेल्स जो है वो 23% से नीचे गए हैं। सेल्स के नंबर्स थे इस बार इस क्वार्टर के अराउंड 1.05 लाख कंपेयर टू 1.36 लाख। मतलब ईयर ऑन ईयर 23% का ये मतलब घटा है ये। न्यू सप्लाई जो है वो भी 34% से यहाँ पे घटा है। 80,774 का सप्लाई रहा इस बार कंपेयर टू 1.22 लैक्स लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। टॉप 9 सिटीज जो है इंडिया की उसमें से 7 सिटीज में ये डिक्लाइन देखा गया है। सो कौन सी वो 2 सिटीज है वहां जहां पे डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये दो नंबर्स न्यू सप्लाई और सेल्स के, वो है बेंगलुरु एंड दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा यूफोरिया जो है रियल एस्टेट रिलेटेड वो अभी भी चल रहा है। एक चीज अच्छी है, एब्सॉर्प्शन टू सप्लाई रेशियो की अगर हम बात करते हैं, so that particular number was at for Q1 was Q1 2025 not FY25, I'm really very sorry, Q1 2025 वो 131% का रहा। Q4 2024 में ये नंबर था 132% का, एंड Q3 2024 में ये नंबर था 127% का। सो डेफिनेटली मतलब जो एक यूफोरिया था वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है विद फॉलिंग नंबर्स, सेल्स और न्यू सप्लाई नंबर्स की अगर हम बात करते हैं इन 7 आउट ऑफ 9 मेजर सिटीज। सो और रीजंस क्या क्या है उसके पीछे के रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो रीजंस दिए गए हैं। एक तो ओवरऑल मतलब स्टॉक मार्केट या मार्केट का इम्पैक्ट रहता है इन पर्टिकुलर चीज़ों पे, ऐसा बोला जा रहा है। एक पॉजिटिविटी होती है कि अगर आपके फाइनेंशियल एसेट्स आर डूइंग वेल, जहां पे पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एसेट क्लास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो वो अगर वो वैल्यूज अगर अच्छी दिखती है तो यू गो अहेड विथ न्यू परचेसेस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, स्पेंडिंग भी थोड़ा सा आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। स्पेसिफिकली घर वगैरह ये इन्वेस्टमेंट भी होती है, स्पेंडिंग भी मानी जा सकती है। तो वहां पे एक फील गुड फैक्टर रहता है कि भाई आपके फाइनेंशियल एसेट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। बट सिंस सितंबर जब मार्केट गिरने शुरू हुए तो चलो एक क्वार्टर तो हम समझ सकते हैं भाई थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह, बट सेकंड क्वार्टर जो था, यानी कि ये Q4 FY25 या फिर Q1 2000 कैलेंडर ईयर 2025, यहाँ पे मार्केट का जो फॉल था जो फरवरी मंथ का, वो बहुत ज़्यादा शार्प फॉल था। और उसी का नतीजा ये सामने आया कि एक सेंटिमेंटल जो स्पेंडिंग का एक एंगल होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने भी हाउसिंग सेल्स पे इम्पैक्ट किया है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी वो है फॉरेक्स रिजर्व्स की न्यूज, जहां पे लास्ट मतलब 14 मार्च के जो वीकेंड हुआ है उसके जो नंबर्स आए फॉरेक्स रिजर्व्स के, दैट नंबर वाज $654.27 billion। सो दीज नंबर फॉरेक्स रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड बाय $305 million। 3 मंथ हाई लेवल पे ये नंबर जा चुका है। इसके पहले वाला जो वीक था वहां तो $15.27 billion का राइज हुआ था, बिगेस्ट सिंस अगस्त 2021। आरबीआई के स्वैप के एक्शंस जो हुए थे करेंसी स्वैप के, उसकी वजह से ये चीजें हुई थी। अगर ये $654.27 बिलियन का ब्रेकडाउन हम देखते हैं तो फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो है $557.18 बिलियन। गोल्ड रिजर्व जो है इंडिया के पास वो है $74.39 बिलियन, मतलब आरबीआई के पास हम बात कर रहे हैं। और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन जो है वो है $4.43 बिलियन की। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फ्लोज, जो मतलब रुपी की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपी वर्सेस डॉलर की अगर इक्वेशन हम देखते हैं वहां पे रुपी हैज अप्रिशिएटेड, एंड करंटली यूएस डॉलर इज एट 85.97 रुपीज। सो $1 की कीमत 85.97 रुपीज है। सो रुपी ने यहाँ पे 1.2% का गेन लिया है। सो आई थिंक जो नंबर्स हमने देखे थे ऑलमोस्ट $88, 88 रुपीज पर डॉलर तक ये नंबर्स गए थे, वहां से ये नंबर काफी अच्छा अभी तो नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हुआ है इसलिए फॉरेन इन एफआईआईज हैव कम,
नहीं, आई थिंक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वहां पे वो जब आए हैं तब रुपये की डिमांड बढ़ती है, एंड दैट्स हाउ रुपी अप्रिशिएट होता है. सो एक हफ्ते पहले देयर वाज सच सो हाई निगेटिविटी, but now I think things have improved. Nobody predicted. Small cap, mid cap indices have gone up by 8 to 9%. Large cap indices have gone up by 4 to 5%. So I think this is how market works. So it's better not to predict कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के साथ क्या होने वाला है. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ओवर द लॉन्गर होराइजन आपको ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह कैसे दिखते हैं, उसी हिसाब से आपने आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने चाहिए. शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करने जाओगे तो अननेसेसरीली कब इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा. सो दैट इज वन थिंग वी शुड ऑलवेज अवॉइड. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वोडाफोन आइडिया सीक्स अर्जेंट रिलीफ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम. तो जो सीईओ है मिस्टर अक्षय, सॉरी सीईओ अक्षय मुंद्रा जी, वहां से रिक्वेस्ट आई है सीईओ से कि इक्विटी कन्वर्जन फॉर पेंडिंग एजीआर एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज. और ये कब के हैं? ये 2012 से 2016 के ऑक्शंस के हैं. तो वो बोल रहे कि भाई इसको भी आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, और अगर ये होता है तो गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया में, इट विल राइज फ्रॉम 22.6% टू 49%. वोडाफोन आइडिया जो है, इट कैन नॉट अफोर्ड ₹6,991 ऑफ बैंक गारंटीज or 5493 crore rupees of cash payments for 2015 spectrum auction dues also. So that's why they have urged Department of Telecom to avoid coercive actions as financial challenges are mounting. फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, टोटल इक्विटी कन्वर्जन रिक्वेस्ट जो की है वोडाफोन आइडिया ने, वो है 36,950 करोड़ रुपीस की, जिसमें 2015 का स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट थे 13,809 करोड़ का भी है. सो इसके लिए भी प्रपोज्ड इक्विटी कन्वर्जन वोडाफोन आइडिया बोल रहा है. करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वोडाफोन आइडिया का, दैट इज 54,401 करोड़ रुपीस. अगर ये कन्वर्जन हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा 49% का, वर्थ 26,656 करोड़ रुपीस का. सो आई थिंक कैसे होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज अर्लियर जब गवर्नमेंट ने कन्वर्जन दिए थे, इंटरेस्ट ड्यूज जो थे वोडाफोन आइडिया पे, उसको उन्होंने इक्विटी में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया था. 33% का स्टेक उससे उसकी वजह से हो गया था. फिर कैपिटल रेज जो हुआ वोडाफोन आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, फिर 26,000 का ये रेज था. सो विच हैज रिड्यूस द गवर्नमेंट स्टेक टू 22.6%. नाउ दे आर अगेन आस्किंग कि भाई आप ये सारी चीजें करना जरूरी है, वी कैन नॉट पे द मनी, वी डू नॉट हैव दैट कैश. तो आप ये कन्वर्ट कर दोगे तो 22.6% से 49% पे स्टेक हो जाएगा. सो अब ये सही में होगा नहीं होगा, इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, थर्ड प्लेयर रखना ही है, उसके चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है. आई स्टिल फील कि आई अंडरस्टैंड कि थर्ड प्लेयर रखना है, तो बीएसएनएल को क्यों ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाएगा और वहां से क्यों ये चीजें नहीं हो सकती. आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी, क्योंकि ये जो राक्षस है, डेट का राक्षस वोडाफोन आइडिया पे, ये बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज देर इज नो स्कोप. आप सब्सक्राइबर्स लूज करते जा रहे हो, लॉसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, उसमें रेवेन्यू बढ़ने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स अगर होते रहेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वोडाफोन आइडिया टू सर्वाइव. अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे. यूएस ने जो टैरिफ्स लाने की बातें की है, उसकी वजह से इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है. यूएस अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स. सो और ये अगर हो, मतलब टैरिफ्स लगते हैं, it could wipe out a significant portion of business, and that's why इंडस्ट्री जो है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, इट इज एक्सप्लोरिंग लैटिन अमेरिका, वियतनाम एंड सऊदी अरेबिया एज ऑल्टरनेटिव मार्केट्स. वो अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. इमीडिएटली वो कंप्लीटली यूएस को तो रिप्लेस नहीं कर सकते. हमने काफी एम्बिशियस टारगेट्स भी रखे हुए. 2024 में एक टारगेट सामने रखा गया था फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, विच वॉज $70 बिलियन के एक्सपोर्ट्स बाय 2030.
करंटली जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में वो है $35 बिलियन के। मतलब नेक्स्ट 5 से 6 सालों में ये डबल करने का प्लान यहाँ पे रखा हुआ है इस सेक्टर ने। अब वो होगा क्या, फरवरी 2025 के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए वहां पे तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर number has gone down by 23.49% and the number was $2.42 billion last year same month, that was February 2024 में जो एक्सपोर्ट्स थे वो $3.17 बिलियन के थे। तो आई थिंक ये उसके पीछे वैसे वीक ग्लोबल डिमांड बोला गया है। सो बट एक्चुअल इम्पैक्ट टैरिफ्स का भी इस पे हो सकता है। ऊपर से चाइना में स्लो डाउन नजर आ रहा है डिमांड पे, स्पेसिफिकली जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। हांगकांग का ट्रेड जो है वो थोड़ा सा रिवाइवल इन द इंटरेस्ट फॉर नेचुरल डायमंड्स दिखाई दे रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। स्मॉल डायमंड्स सीइंग रिन्यूड डिमांड दैट एंड इट इज सजेस्टिंग ग्रेजुअल सेक्टर रिकवरी ऑल्सो। सो अब इसमें गवर्नमेंट की साइड से भी थोड़े बहुत सपोर्ट आ सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे आ सकता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। सो इंडिया इज परस्यूइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद की ट्रेडिंग पार्टनर्स टू सिक्योर एक्सपोर्ट मार्केट्स। जो यूएई के साथ ट्रेड पैक्ट हुआ था विच लेड टू 60% ग्रोथ इन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स ओवर द लास्ट 3 years, सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। इवन 17% ग्रोथ इन डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी देखे गए हैं यूएई में। और इंडस्ट्री इज नाउ लुकिंग एट ट्रेड ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। सो ये अगर हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक नया मार्केट काफी बढ़िया बिजनेस के लिए डेवलप हो सकता है। एक चीज अच्छी है कि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ज्वेलरी सेक्टर इज ग्रोइंग एट 10% एन्युअली। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है दे आर एंटरिंग द मार्केट एंड कंपटीशन काफी बढ़िया तरीके से बूस्ट हो रही है और इनोवेशन भी काफी यहाँ पे आ रहे हैं। कर्नाटका स्टेट की तरफ से एक काफी अच्छा पुश ज्वेलरी पार्क के लिए दिया जा रहा है। So they are offering land near Bengaluru airport for jewelry park. Karnataka is offering, and that state currently ranks at number 1 in FDI and number 2 in GST collections in India. So I think ये चीजें होनी बहुत जरूरी है स्टेट की तरफ से। So federal structure also needs to support these things in a big way. Then and then sustainable growth यहाँ से आगे हो सकती है। So that's a very positive news. मतलब जो कर्नाटका कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से दोस्तों। सो 2018 में जहां पे रिकॉर्ड लॉस हो रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, अब FY24 में रिकॉर्ड प्रॉफिट्स या FY25 में भी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स तक ये पर्टिकुलर सेक्टर जाता हुआ दिख रहा है। FY24 का जो डिविडेंड पे आउट रहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से गवर्नमेंट को, वो था 27,830 करोड़ रुपीज। 33% ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ हुई है। FY23 में ये नंबर था 20,964 करोड़ रुपीज। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो गवर्नमेंट का शेयर इन डिविडेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस 7,830 करोड़ रुपीज अकेले गवर्नमेंट को 18,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं, विच इज 65% ऑफ टोटल पे आउट। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। A lot of people are questioning कि यार गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेक सेल करना चाहिए, दे हैव नो बिजनेस टू डू बिजनेस, मिस्टर मोदी हैज सेड दैट। बट जब ये एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुके हैं, ये PSUs हो PSBs हो, और ये अगर अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ अगर चलेंगे तो क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कैसे डिविडेंड पे आउट्स हो सकते हैं, तो फिर डाइवेस्टमेंट की क्या जरूरत है। अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गिविंग 18,000 करोड़ रुपीज ऑफ डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, तो 50-60 हज़ार करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट करने का क्यों, क्या जरूरत है। रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे ग्रोइंग डिविडेंड्स अगर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। सो नेट प्रॉफिट के अगर 12 ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन्होंने FY24 में 1.41 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया। FY23 में ये नंबर था 1.05 लाख करोड़ रुपीस का। सो आई थिंक एंड FY25 की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट 9 मंथ्स में उन्होंने 1.29 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है यहाँ पे। सो आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। SBI इटसेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल PSB प्रॉफिट्स है, विच इज 61,000 करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 22% की यहाँ पे रही है। टॉप परफॉर्मर्स अपार्ट फ्रॉम SBI की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक विच वॉज एट 8,245 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट है, 220
28% की ग्रोथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 62% की ग्रोथ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 61% ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया 57% प्रॉफिट ग्रोथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56% प्रॉफिट ग्रोथ, इंडियन बैंक 53% प्रॉफिट ग्रोथ. आई थिंक ऑल अक्रॉस पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल. FY 18 में ये जो नंबर था वो लॉस का था, 85,390 करोड़ रुपीस का लॉस था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वर्स्ट एवर पब्लिक सेक्टर बैंक लॉस था. और FY 24 में ये नंबर था 1.41 लाख करोड़ रुपीस. आई थिंक दिस इज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट नंबर्स. These are very, very good things, and that's why divestment पे government is not pushing that much high, aggressively. कोई जरूरत भी नहीं उनको नजर आ रही है जब इतने अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे और डिविडेंड पे आउट्स हो रहे. ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हुई. देयर आर PSUs आल्सो विच आर आल्सो जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, और वहां से भी अच्छे डिविडेंड्स गवर्नमेंट को यहाँ पे मिल रहे हैं. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि डाइवेस्टमेंट्स पे थोड़ा सा बैक सीट पे जाके बैठ चुका है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंडा. सो दोस्तों, और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करनी है. 6 अप्रैल को पुणे में हम एक ऑफलाइन सेशन ले रहे. वैसे सेशन है हाउ टू नेविगेट इन दिस स्टॉक मार्केट फॉल्स. बट उसके बाद मतलब जब से हमने ये अनाउंस किया है तब से मार्केट ऊपर जा रहा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज. सो विल टेक इट पॉजिटिवली. बट आई थिंक डेफिनेटली मार्केट साइकिल्स अप्स एंड डाउन्स विल कंटिन्यू. तो उसमें खुद का बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेटेजीज कैसे होनी चाहिए, ये सारे डिस्कशंस उस सेशन में हो सकते हैं. सो इफ यू वांट टू बुक अ सीट फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. यू कैन गो एंड चेक द अवेलेबिलिटी एंड बुक योर सीट. आशा करता हूँ आप ज़रूर हमें मिलेंगे. 6 अप्रैल को ऑफलाइन सेशन है. वहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शंस भी काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसमें रहेगा, एंड इट विल बी फॉलोड बाय लंच, एंड द कॉस्ट इज हार्डली 1,250 रुपीज़. सो आई थिंक इट विल बी वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर दैट सेशन. आशा करूंगा आप जरूर हमें मिलेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.